पार्वती अपने खरगोश के लिए जंगल से घास लेकर आ रही थी। तभी वहाँ पास के पेड़ पर एक जादुई चिड़िया बैठी हुई थी। उसने पार्वती को देखते हुए कहा, क्या बात है, ये औरत कितनी मेहनती है। मैं पिछले कई सालों से देख रही हूँ। ये हर सुबह आती है और अपने खरगोश के लिए घास काट कर ले जाती है। लेकिन क्या इनका गुजारा हो पाता होगा? देखने में तो बहुत दयालु है। क्यों ना मैं एक गाय बनकर इनके घर जाऊँ, और अगर दयालु और ईमानदार निकली तो मैं इन्हें खूब सारा दूध दूंगी, जिससे इनके घर का गुजारा अच्छे से हो पाएगा। इतना कहकर वह जादुई चिड़िया धीरे धीरे फड़फड़ाते हुए पेड़ से नीचे उतरी। जमीन पर आते ही उसने अपनी आंखें बंद की और पल भर में उसके चारों ओर चमचमाती रोशनी का घेरा बन गया। देखते ही देखते वह नन्ही चिड़िया रूप बदलकर एक सुंदर चमकदार गाय बन गई, जिसकी आंखों में कोमलता और शरीर से दिव्य आभा झलक रही थी। फिर वह गाय पार्वती के पास आकर मधुर स्वर में बोली, हे घास वाली औरत, क्या मैं तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मुझे एक मालिक की आवश्यकता है। क्या तुम मुझे अपने घर ले जाना पसंद करोगी? इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा दूध दूंगी, जिससे तुम्हारे घर की पैसों की किल्लत खत्म हो जाएगी। गाय को इतना सब कुछ बोलते देख पार्वती पूरी तरह चौंक गई। अरे, ये कैसी अद्भुत गाय है। मैंने तो कभी किसी जानवर को इंसानों की तरह बोलते नहीं सुना। क्या ये सच में कोई जादू है या फिर मैं सपना देख रही हूँ? देवी, मैं एक जादुई गाय हूँ, पर पहले मैं एक चिड़िया थी। मेरे भीतर शक्तियों का भंडार है और ये शक्तियाँ मेहनती और ईमानदार लोगों के लिए हैं। तुम मेरी सेवा करोगी तो मैं तुम्हें इसके बदले खूब सारा दूध दूंगी, जिससे तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी। गाय की बात सुनकर पार्वती पूरी तरह हैरान हो गईं। हे अद्भुत गाय, तुम तो साधारण नहीं हो, सचमुच दिव्य हो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मेहनत और छोटे से जीवन को कोई इस तरह देख रहा होगा। तुम्हारा आशीर्वाद पाकर तो मेरा जीवन ही बदल जाएगा। फिर पार्वती और जादुई गाय दोनों घर की ओर निकल पड़े। पार्वती के मन में अब भी आश्चर्य और प्रसन्नता का मिला-जुला भाव था। वह सोच रही थी, क्या सचमुच आज से मेरी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी? क्या यह जादुई गाय मेरे घर को खुशियों से भर देगी? कुछ ही देर में पार्वती और गाय घर पहुंच गईं। अरे पार्वती, ये सब क्या है? गाय को अंदर क्यों लाई हो? ये किसकी गाय है? हमारे खुद के लाले पड़ रहे हैं खाने को, अब इसे कहां से खिलाएंगे? अरे जी, थोड़ा शांत रहिए। मैं ये गाय कहीं से लाई नहीं हूँ। ये तो मुझे जंगल में मिली है और ये कोई साधारण गाय नहीं है, ये जादुई गाय है। हमें इसका ख्याल रखना है। बदले में ये हमें खूब सारा दूध देगी। वही दूध बेचकर हम अपनी आर्थिक परिस्थिति ठीक कर लेंगे। क्या कुछ तुम सच कह रही हो पार्वती? अगर ऐसा है तो हम सब मिलकर इसका सही से ख्याल रखेंगे। उसके बाद से पार्वती और उसका पति गाय की खूब सेवा करने लगे। पार्वती रोज सुबह जंगल जाकर ताजी और हरी भरी घास लेकर आती। फिर एक दिन रतन बड़े सेठ के घर दूध देने गया था। तभी वहाँ खड़ा मंगरू उसे देख लेता है। अरे, इसके पास न तो बैल है, न तो गाय और न ही कोई दूध देने वाला पशु। फिर ये दूध का व्यापार कैसे शुरू कर दिया है? मुझे तो शक हो रहा है कि कोई केमिकल से दूध बनाकर बेच रहा है। हो न हो कोई बड़ा रहस्य तो जरूर है। अब तो इसका पता लगाना पड़ेगा। इतना कहकर मंगरू घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते चलते हुए उसके मन में शक और जलन का अजीब सा मिला जुला एहसास उठ रहा था। अगर सच में ये बिना गाय के दूध बेच रहा है तो कोई बड़ा चक्कर है। इतना सोचते सोचते मंगरू घर पहुंच जाता है। हाँ, हमारे गांव में रतन नाम का एक आदमी रहता है। अब वो दूध बेचने का काम करता है।
हैरानी की बात यह है कि उसके पास न तो कोई गाय है, न भैंस, और न ही कोई ऐसा पशु जो दूध देता हो। फिर भी पता नहीं वो दूध कहां से लाता है। बस हमें यही पता लगाना है कि आखिर वो दूध कहां से लाता है, वरना वो हमसे भी ज्यादा अमीर बन जाएगा। अजी, पर इसमें हमें क्या लेना देना है? वो मेहनत कर रहा होगा, अपना धंधा चला रहा होगा। आप नाहक ही ये सब सोच रहे हैं। अरे भाग्यवान, क्या तुम्हें जल्दी अमीर नहीं बनना है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? हाँ, बनना है। तो आप जल्दी से पता लगाइए कि ये दूध आखिर कहाँ से लाता है। हाँ, ठीक है भाग्यवान, तुम्हें परेशान नहीं होना है, मैं ही जाता हूँ पता करने। उसके बाद मंगरू रात को ही अपने घर से निकल जाता है और सुबह होते ही मंगरू रतन के घर पहुंच जाता है। चलो नंदनी, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। अगर और भूख लगे तो खाना यहीं रखा है, खा लेना। नहीं, आज तो तुमने इतना खिला दिया है कि अब और जरा भी नहीं खा सकती। अब तो बस मैं आराम ही करूंगी। वहीं दूसरी ओर जब मंगरू ने गाय को इंसानों की तरह बातें करते देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह समझ ही नहीं पाया कि यह सपना है या हकीकत। अरे, ये कैसे हो सकता है? एक गाय, वो भी इंसानों की तरह बोलती हुई? नहीं, ये तो सपना होगा। भला गाय भी इंसानों की तरह बोलती है क्या? तुमने आज भरपूर चारा दिया, इससे मुझे बड़ी खुशी हुई। तुम मेरी सच्ची सेवा कर रहे हो। अब मैं तुम्हें और दूध दूंगी। जहाँ चाहो बाल्टी वहीं रख कर जाओ, जितना चाहिए ले लेना। नहीं नंदनी, तुम्हें ज्यादा दूध देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जितना भी देती हो वही मेरे लिए पर्याप्त है। वैसे भी लालच करना बुरी बात होती है। क्या अब तुम खुश हो ना? मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। और हाँ, मेरा दूध तुम्हारे काम आ रहा है ना? कहीं मेरे यहाँ रहने से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नंदनी, मैं जितना भी कहूँ वो सब कम ही होगा। तुम्हारे दूध से मुझे सचमुच बहुत फायदा हुआ है। हमारी सारी परेशानियां अब खत्म हो चुकी हैं और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने तो जैसे मेरे जीवन में उजाला भर दिया। मैं तो समझ भी नहीं पा रहा कि तुम्हारा एहसान कैसे उतारूं। वहीं दूसरी तरफ मंगरू अपने मन ही मन कोई खुराफात पका रहा था। अरे, ये सब कमाल तो इसी बोलने वाली गाय का है। मतलब ये गाय साधारण नहीं, जादुई है, तभी तो इतना सारा दूध दे रही है। अब मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। हाँ, अगले हफ्ते दिवाली है। जब सारे लोग त्योहार की धूमधाम में व्यस्त होंगे, तभी मैं इस गाय को चुरा लूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। फिर अगले दिन मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात बता रही हूँ। अगर कभी मैं खो जाऊँ या कहीं चली जाऊँ तो मुझ पर नाराज मत होना। अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी नाराज मत होना। तुम वहीं से चले आना, मैं फिर भी तुम्हें उसी घर में ही मिलूंगी, ठीक है? अरे नंदिनी, कैसी बातें कर रही हो? मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होगा? और सुनो, दुनिया में अच्छे लोग भी बहुत हैं, वे कभी ऐसा होने नहीं देंगे। अब तो दिवाली आने वाली है, इस बार हम सब मिलकर ढेर सारी रोशनी और खुशियों के साथ मनाएंगे। चलो पार्वती, हम बाहर चलते हैं। थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा और नंदनी को भी घुमा लाएंगे। क्यों, ये ठीक रहेगा ना? हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। उसके बाद रतन और पार्वती नंदिनी को साथ लेकर गांव के किनारे वाले जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ ही देर में तीनों हंसते बोलते घने जंगल की पगडंडी पर पहुंच गए। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, चिड़ियों की चहचहाहट और ठंडी हवाओं ने माहौल को और भी सुखद बना दिया। पार्वती, हम तो बहुत दिनों बाद बाहर आए हैं ना। देखो कितना अच्छा लग रहा है। हवा भी कितनी ठंडी है और ये जंगल कितना शांति भरा। हाँ जी, बिल्कुल। मन तो जैसे हल्का हो गया। इतने पेड़, इतने पक्षी, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। उधर दूसरी तरफ मंगरू चुपचाप तीनों का पीछा करते करते आखिरकार जंगल तक आ पहुंचा।
उसकी तेज नजरें लगातार रतन, पार्वती और नंदनी पर जमी हुई थी, मानो किसी मौके का इंतजार कर रही हो। चलो, अब यही सही मौका है। कोई नहीं देख रहा। घास पर ये जहरीली दवाई डाल देता हूं। दवाई डालने के बाद मंगरू ने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था। चेहरे पर एक चालाक मुस्कान लिए वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ नंदनी ने अनजाने में वही जहरीली घास खा ली। कुछ ही पलों में उसका शरीर कांपने लगा, आंखें सुर्ख हो गईं और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। नन्ही नंदनी की वही जंगल में मृत्यु हो गई। तभी वहां रतन और पार्वती आ जाते हैं। अरे नंदनी, तुम्हें क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आंखें खोलो ना नंदनी। अरे पार्वती, रो मत। हमारी नंदनी ने खुद कहा था ना कि वो हमें उसी घर में मिलेगी, वही हमारा इंतजार करेगी। लेकिन हमारी नंदनी के साथ ही क्यों हुआ ये सब? उसने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। वो तो सबकी मदद करती थी। गाड़ा, वो तो सबकी मदद करती थी, सबको हंसाती थी। फिर भगवान ने उसी को क्यों छीन लिया हमसे? पार्वती, भूलो मत, हमारी नंदनी कोई साधारण बच्ची नहीं थी। वो एक जादुई गाय का रूप थी। शायद उसे पहले ही सब पता था, इसलिए जाते जाते हमें बता गई कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। फिलहाल तो अब हमें घर चलना चाहिए। उसके बाद रतन और पार्वती भारी मन से अपने घर की ओर निकल पड़े। जंगल की पगडंडी पर बस पत्तों की सरसराहट और उनके धीमे कदमों की आहट गूंज रही थी। घर पहुंचते ही वे देखते हैं कि नंदनी ठीक वहीं खड़ी है जहां उसे पहली बार लाया गया था। उसे देखकर रतन और पार्वती के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। ओहो मेरी प्यारी नंदनी, मैं तो तुम्हारे बिना बहुत परेशान हो गई थी। जब से तुम्हारे साथ वो सब हुआ, तब से हमने ठीक से खाना तक नहीं खाया। हर पल बस यही सोचते रहे कि तुम कहाँ होगी, कैसी होगी। कोई बात नहीं देवी, अब आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले की तरह बिल्कुल ठीक हूँ। आपके प्रेम और विश्वास ने मुझे फिर से संभाल लिया है। और हाँ, तुम सबने खाना क्यों नहीं खाया है? मैंने तो तुम दोनों को पहले ही कहा था ना, चिंता मत किया करो। फिर क्यों परेशान होते हो? अजी, अब जाइए, कुछ खाने को ले आइए। घर में तो सारा राशन ही खत्म हो गया है। लेकिन एक बात है पार्वती, अब तो किसी से उधार लेना पड़ेगा। घर में तो एक पैसा भी नहीं बचा। अरे तो चिंता की क्या बात है, मैं हूँ ना, मैं और ज्यादा दूध दे दूंगी। तुम लोग यहाँ बाल्टी रखो बस। नहीं नहीं नंदनी, तुम्हें ज्यादा दूध देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही काफी है। उतने में ही हमारा गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता है। हाँ नंदनी, पार्वती सही कह रही है। हमारा सुख तुम्हारे दूध के ज्यादा या कम होने पर नहीं, बल्कि तुम्हारे अच्छे होने पर है। अरे तुम दोनों तो सच में अलग हो। जहाँ लोग और पाने की चाह रखते हैं, वहीं तुम दोनों संतोष में खुशी ढूंढते हो। क्योंकि हमें मालूम है नंदनी, अधिक पाने की चाह में जो अपना संतुलन खो दे, वो जीवन का सुख नहीं, बोझ पा लेता है। फिर उसके बाद रतन बाल्टी लेने जाता है। कुछ ही देर में रतन बाल्टी लेकर आ जाता है और नंदनी के पास रख देता है। अचानक नंदनी के जादू से एक चमकदार रोशनी फैल जाती है और देखते ही देखते पूरी बाल्टी दूध से भर जाती है। अरे वाह नंदनी, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं। तुम हमारी कितनी मदद करती हो, सच में तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं चल सकता। हाँ जी, नंदनी तो इस घर की लक्ष्मी है। देखो ना, कैसे पल भर में सब ठीक कर देती है। आप दोनों का प्रेम ही मेरी ताकत है। जहाँ सच्चा स्नेह होता है, वहाँ मदद अपने आप पहुँच जाती है। तभी वहाँ मंगरू आ जाता है और ये सब देखकर हैरान रह जाता है। ओ, अरे साला,
मैंने तो इस गाय के लिए घास पर रासायनिक दवा डाली थी, फिर ये कैसे हो गया? ये तो मर जानी चाहिए थी, पर अब ऐसा कैसे हो गया? मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। चलो पार्वती, अब मैं सेठ के घर जरा जाता हूँ, दूध भी दे आऊंगा और उधार की बात भी कर लूंगा। हाँ जी, जाइए, पर जरा सावधानी से। और हाँ, आते वक्त राशन जरूर लेते आइएगा, ठीक है? हाँ पार्वती, चिंता मत करो, आज तो नंदनी के दूध से अच्छा भाव मिल जाएगा, राशन भी ले आऊंगा। उसके बाद रतन दूध लेकर सेठ के घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह जंगल के उस मार्ग से होकर गुजर रहा था जहां पत्थर और सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट थी। अचानक उसकी नजर एक बुजुर्ग औरत की कुटिया पर पड़ी। कुटिया के बाहर वही बूढ़ी माँ बैठी हुई थी और उसका चेहरा बहुत उदास दिख रहा था। रतन ने अपने कदम धीमे कर दिए। अरे, लगता है माँ जी बहुत ज्यादा परेशानी में है। मुझे उनके पास जाकर पूछना चाहिए, क्या पता उन्हें मेरी जरूरत हो। हाँ, ये सही रहेगा। इतना बोलते ही रतन बूढ़ी माँ के पास जाने लगता है। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। क्या बात है माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अगर कोई समस्या हो तो मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। बेटा, मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ। शरीर इतना कमजोर हो गया है कि अब कोई काम भी नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे दो तो बहुत अच्छा होगा। रतन माँ जी की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। उसकी आंखों में करुणा उतर आती है और दिल भीतर तक पसीज जाता है। क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लगे तुम? क्या तुम्हारे पास खाने को देने के लिए कुछ नहीं है? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो मुझे अपना बेटा समझिए। वैसे माँ जी, क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? आपका बेटा कहाँ है? परिवार वाले सब कहाँ गए? बेटा, मेरे 2 बेटे हैं और बहुएं भी, पर वे सब मुझे छोड़कर विदेश कमाने चले गए। जब से गए हैं तब से ना कोई पत्र भेजा, ना ही कभी हालचाल पूछा। ये सब सुनकर रतन को बहुत बुरा लगा। चलिए ठीक है माँ जी, मेरे पास दूध है, मैं आपको अभी दूध देता हूँ। आप इसे पीकर अपनी भूख मिटा सकती हैं। ठीक है बेटा, तुम मुझे दूध दे दो। कम से कम दूध पीकर कुछ दिन जीवित तो रहूंगी और मेरी भूख भी शांत हो जाएगी। आगे जैसे भगवान चाहेंगे। रतन ताजा दूध एक पत्तलनुमा कटोरे में डालकर धीरे धीरे बूढ़ी माँ के सामने रख देता है। उसके हाथों में करुणा और सम्मान दोनों झलक रहे थे। दूध देने के बाद रतन वहां से सेठ के घर की ओर निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद रतन सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ जी, अरे ओ सेठ जी, कोई है क्या? मैं आपका दूध लेकर आया हूँ। अभी अंदर से आवाज आई। अरे हाँ, जो भी हो, रुको, वही रुकना, आता हूँ मैं। फिर थोड़ी देर बाद सेठ घर से बाहर आता है। पता नहीं कौन है, कहीं कोई भिक्षा मांगने वाला तो नहीं है? अरे अरे रतन, तुम बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। कहीं बाहर गए थे क्या? नहीं नहीं सेठ जी, कहीं नहीं गया था। दरअसल मेरी नंदनी थोड़ी बीमार चल रही थी, बस यही सब वजह थी कि दूध देने नहीं आ पाता था। अब से मैं हर रोज आपको दूध समय पर दिया करूंगा, ठीक है ना? रतन नहीं चाहता था कि सेठ को उसकी गाय के जादुई होने के बारे में पता चले, इसलिए वह उटपटांग बातें करने लगा। फिर उसके बाद रतन अपने घर की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में रतन अपने घर पहुंच जाता है। ऐसे ही कुछ दिन धीरे धीरे बीतते गए। अब रतन के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह सबकी मदद करने लगा था और सब उसे बहुत मानने लगे थे। फिर अगली सुबह। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इस रतन ने तो जीना हराम कर रखा है। दूध बेचकर न जाने कितना धन इकट्ठा किया होगा, वो भी सिर्फ एक गाय से। अगर ऐसा चलता रहा तो वो जल्दी अमीर हो जाएगा।
जब भी देखो बस रतन रतन और रतन ही करते रहते हैं। देखना, मैं बहुत जल्दी गाय को मार दूंगा। मंगरू फिर से नंदनी को मारने के बारे में सोचता और रतन के प्रति ईर्ष्या करता है। वहीं दूसरी तरफ गांव के सब लोगों को पता चल गया कि नंदनी एक जादुई गाय है। लोग बातें करने लगे, वही गाय जो इतना दूध देती है और रतन उसे घर घर बेचकर धनवान बन गया है। अब सबकी निगाहें रतन और उस गाय पर टिक गईं। कुछ लोग ईर्ष्या से देख रहे थे, कुछ आश्चर्य में, और कुछ लोग सोचने लगे कि इस गाय का रहस्य क्या है। फिर सेठ को भी नंदनी के बारे में पता चला। उसके बाद सेठ भी लालची हो गया, इसलिए वह रतन के घर पहुंच जाता है। रतन, मैंने सुना है तुम्हारी गाय जादुई है और वो गाय जो दूध देती है उसका स्वाद तो बहुत ही अद्भुत बताया जाता है। क्या तुम मुझे उस गाय का जादू दिखा सकते हो? रतन बहुत भोला था, इसलिए सेठ की बातों में आ जाता है। वह सीधे नंदनी के पास जाकर बोला, नंदनी, आज सेठ जी तुमसे मिलने आए हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा जादू देखना चाहते हैं। जरा आज थोड़ा ज्यादा दूध दे देना ताकि उनका मन खुश हो जाए। रतन के कहते ही नंदनी ने अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर दिया। उस बल्टी में चमकदार रोशनी के साथ दूध भरने लगा, जो देखते ही देखते पूरी तरह भर गया। सेठ ये सब देखकर पूरी तरह बौखला गया। रतन, तू मुझे ये गाय दे दे। तू मुझसे कितना चाहे उतना धन मांगे, मैं तुझे उतना ही धन दूंगा। बस तू मुझे ये गाय दे दे। नहीं नहीं सेठ जी, ये गाय मैं आपको नहीं दे सकता। आप अब लालची हो चुके हैं। ये गाय आपके जैसे लोगों के लायक नहीं। ये गाय सच्चे और ईमानदार लोगों के लिए है। देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। मैं इस गाय को लेकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर सेठ जैसे ही अपना कदम बढ़ाता है, उसके पैर अचानक गायब हो जाते हैं और सेठ वही धड़ाम से गिर पड़ता है। अरे बाप रे, बचाओ रतन, मुझे ये गाय नहीं चाहिए। मैं वादा करता हूँ आज से मैं सुधर जाऊंगा। हे, माफ करो मुझे और मेरे पैर मुझे वापस कर दो। रतन ये सब देखकर हैरान हो गया। रतन, तुम चिंता मत करो, ये बहुत लोगों की जमीन हथियाने वाला है और पैसे भी ले चुका है, इसलिए इसे ये सजा दी गई है। देखा सेठ जी, मैंने मना किया था ना, फिर भी आप नहीं माने। रतन, माफ करो, मैं सब बंद कर दूंगा और अब से मैं सुधर जाऊंगा। अब मुझे जाने दो। उसके बाद नंदनी ने सेठ के पैर वापस कर दिए। पैर मिलते ही सेठ घबराकर चिल्लाया, फिर दौड़ता हुआ वहां से भाग गया। उसके बाद सेठ जिन लोगों के पैसे लिए थे, वह सबको एक एक कर वापस कर देता है।